Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. So learners, आज हमने एक बुक लिया है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम इसी के तहत चर्चा कर रहे हैं। पिछले कई ऐसे वीडियो में हमने इस बुक के कई हेडिंग के तहत चर्चा की है। आज जो हम चर्चा का जो विषय है लिया है वो है हमारा बायोमेडिकल कचरा। तो बायोमेडिकल कचरा क्या होता है हमको ये समझना होगा। तो लर्नर्स, हम देखते हैं यहाँ पे कि हम कभी किसी अस्पताल के आसपास से गुजरते हुए या उनके आसपास या फिर किसी सुनसान इलाके में पड़े कचरे को देखा है, जिनमें उपयोग की हुई सुइयाँ, ग्लूकोज की बोतलें, एक्सपायरी दवाइयों के रैपर के साथ साथ इसमें कई अन्य सड़ी गली वस्तुएं पाई जाती हैं। तो लर्नर्स, यही होता है, जितने सारे हमने मटेरियल्स का नाम लिया, इन्हीं सारे को जब एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो वही सारी चीज़ें हमारी बायोमेडिकल कचरा या जैवीय चिकित्सीय कचरा के रूप में हम जानते हैं। कैसी विडंबना है कि अस्पताल में जहां हमें रोगों से मुक्त प्रदान करता है, वहीं पे विभिन्न प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को भी वो छोड़ता है। लेकिन लर्नर्स, ये बहुत हमारे लिए गंभीर समस्या है, इसको हमको समझना है। ये मेडिकल का कचरा हमारे आसपास पाए जाने वाले व्यक्तियों, वातावरण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरनाक होता है। इसका अंदाज़ा आप और हम नहीं लगा सकते कि इनसे न केवल बीमारियां फैलती हैं बल्कि जल, थल, वायु सभी प्रकार की वातावरण प्रदूषित हो जाती हैं। ये कचरा भले ही एक अस्पताल के लिए मामूली कचरा हो, लेकिन भारत सरकार व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार यह एक मौत का समान है। जितने सारे कचरा एक जगह इकट्ठा होते हैं चिकित्सा के उपरांत, ये सारे एक मौत का कह सकते हैं सामान के रूप में। इन कचरों से इन्फेक्शन, HIV, महामारी, हेपेटाइटिस जैसी भयानक बीमारियां होने का डर बना रहता है। सो लर्नर्स, अब बायो मेडिकल कचरा के बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि इनमें जो पाए जाते हैं पदार्थ, उनको कैसे हम, कौन कौन से स्रोत पाए जाते हैं, हम इन पे चर्चा करने वाले हैं। सो लर्नर्स, अब हम इस फ्रंट पेज पे जो बायोमेडिकल जो हमारा पदार्थ है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बायोमेडिकल जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन से हैं। लर्नर्स, इन कचरे में कांच व प्लास्टिक, ग्लूकोज की बोतलें, इंजेक्शन और सिरिंज, दवाओं की खाली बोतलें व उपयोग किए गए तमाम ऐसे दस्ताने, अन्य सामग्री भी होते हैं। इसके अलावा इनमें विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें, रसीद, अस्पताल की पर्चियां आदि भी शामिल होती हैं। अस्पताल से निकलने वाले इस कचरे को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित पदार्थों के रूप में बांटा गया है। जैसे कि स्टूडेंट्स देख रहे होंगे स्क्रीन पर, औषधीय पदार्थ, रोगयुक्त पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बायोमेडिकल कचरा का दिया गया है वह WHO का है। इसका है ये फ्रेंड्स WHO का एक इंडिकेशन है कि ये चीज़ें जो होती हैं बायोमेडिकल कचरा के रूप में रखी जाती हैं। लर्नर्स, एक एक हेडिंग को हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत WHO ने क्या क्या रखने का प्रयास किया है। औषधीय पदार्थ के रूप में अगर हम बात करते हैं, इसमें बची खुची हुई और पुरानी व खराब दवाएं आती हैं। इसके अंतर्गत जो दवाएं होती हैं, बची खुची होती हैं, पुरानी हो गई होती हैं और ख़राब हो गई होती हैं, वो दवाएँ औषधि पदार्थ के रूप में आती है। दूसरा यहाँ पर लिखा है रोग युक्त पदार्थ। जो रोगयुक्त पदार्थ होता है, इसमें रोगी का मल मूत्र, उल्टी, मानव अंग, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा निकलने वाला, मरीजों के द्वारा मल त्याग, ये सारे पदार्थ जो होते हैं रोग युक्त पदार्थ के रूप में रखे जाते हैं। जो तीसरा है यहाँ पे देख रहे हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। इस रेडियोधर्मी पदार्थ में विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कह सकते हैं रेडियम है, एक्सरे है, कोबाल्ट है, आज विभिन्न प्रकार के जो वहाँ पे लैब में
यूज़ किए जाते हैं पदार्थ, वे सारे पदार्थ आते हैं जिसको रेडियोधर्मी पदार्थ के रूप में हम जानते हैं। लर्नर्स यहाँ पे जो हमारा अगला हेडिंग है रासायनिक पदार्थ की बात कर रहा है। ये इसमें बैटरी व लैब में युक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ आते हैं। तो ये हम देखें कि जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है ये WHO के द्वारा बताया गया है। एक जो बायोमेडिकल कचरा का पदार्थ के रूप में संग्रहित किया जाता है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो लर्नर्स यहाँ पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो अगला हमारा बायोमेडिकल कचरा के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इस विषय वस्तु पे चर्चा। हाय लर्नर्स, देख रहे होंगे इस पेज पे जो बायोमेडिकल कचरा है, और दोबारा हम यहाँ पे जो दूसरी हेडिंग के रूप में देख रहे हैं बायोमेडिकल कचरा के स्रोत। तो बायोमेडिकल कचरा का स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इस पेज पे हम चर्चा करने वाले हैं जो दूसरी हेडिंग है। तो बायोमेडिकल कचरे के मुख्य स्रोत तो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। इन्हीं सारी जगहों पे जितने भी बायोमेडिकल कचरा के सारे स्रोत हैं इन्हीं स्थानों पे अधिकतम पाए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर, पराचिकित्सा सेवाएं, ब्लड बैंक, मुर्दाघर और शव परीक्षा केंद्र, पशु चिकित्सा कॉलेज, पशु रिसर्च सेंटर, स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद केंद्र आदि तथा विभिन्न बायोमेडिकल शैक्षिक संस्थान भी बड़े मात्रा में बायोमेडिकल कचरा पैदा करते हैं। ये सारे हमारे कह सकते हैं इसके स्रोत हैं जहाँ से हमारे बायोमेडिकल कचरा प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, उपरोक्त के अलावा जो मैंने चर्चा किया, इसके अलावा सामान्य चिकित्सा क्षेत्र जैसे दंत चिकित्सा क्लिनिक, पशु घरों, कसाई घरों, रक्त शिविरों, एक्यूपंक्चर विशेषज्ञों, मनोरोग क्लिनिकों, अस्वस्थ सेवाओं, टीकाकरण केंद्रों तथा अन्य कह सकते हैं जितने भी हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जहाँ भी सेवाएं दी जाती हैं, चाहे जहाँ भी इसका बीमारियों का देख रेख किया जाता है, जहाँ भी थोड़ा बहुत इस तरह से अगर कचरे होते हैं वो सारे इसके स्रोत के रूप में ही हम जानते हैं। लर्नर्स कह रहा है जब ये बायोमेडिकल कचरा कबाड़ियों के हाथ लगता है तो वह और ख़तरनाक हो जाता है। ये और ख़तरनाक हो जाता है, वजह ये है कि जो व्यक्ति इसको उठाता है, कबाड़ी उठाते हैं, इन सारे चीज़ों से अनजान होते हैं और कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं, किस किस जगह करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। सो लर्नर्स, आगे हम चर्चा करेंगे जो लाल, पीले व काले बैग होते हैं उसे क्या कहते हैं, इन विषय वस्तु पे अगले पेज पे। हाय लर्नर्स, अब इस पेज को हम देख रहे हैं जो करंट का पेज है, इस पे लाल, पीले व काले बैग। लर्नर्स, हम प्रत्येक लोग अस्पताल से वाकिफ़ हैं, अस्पताल में जाते भी हैं और अस्पताल में नाना प्रकार के जो हमारे कूड़े कचरे होते हैं उनको जो डिस्पोज करते हैं, उनको किस किस बैग में कहाँ कहाँ पे रखना होता है, इन्हीं 3 बैग में हम रखते हैं। तो कौन सा वेस्ट मटेरियल किसमें हम रखते हैं, इसी चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे। सो लर्नर्स, हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के बायोमेडिकल कचरे को अलग अलग इकट्ठा करने वाले बैग या डिब्बों को अलग अलग रंग दिया जाता है, दिया भी गया है, देखे भी हम लोग हैं, ताकि इनसे निपटने में आसानी हो। लाल बैग में सिर्फ, ध्यान दीजिएगा लर्नर्स, यहाँ पे कह रहे हैं जो लाल वाला बैग होता है, लाल बैग में सिर्फ सूखा कचरा ही डालना चाहिए। जो लाल रंग का बैग होता है उसमें सिर्फ सूखा कचरा डालना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कह सकते हैं रुई हो गया, गंदी पट्टी हो गया, प्लास्टर हो गया, ये सारे सूखे कचरे के रूप में रखे जाते हैं। तो लाल रंग की पट्टी में ये सारी चीज़ें रखते हैं। लर्नर्स, दूसरा यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे, जो पीले रंग की जो हमारा बैग है, कह रहा है पीले बैग में गीला कचरा, बायोप्सी, मानव अंगों का कचरा आदि डालना चाहिए। जैसे हम जब किसी का ऑपरेशन करते हैं, ब्लड निकलता है, चाहे किसी का ट्यूमर निकालते हैं, वो सारे जितने भी वैसे पदार्थ होते हैं जो निकलते हैं, गीले होते हैं, उनको हम पीले रंग के डिब्बे में रखते हैं। लर्नर्स, आगे हम देखते हैं जो काले रंग का है, यहाँ पे जो बैग होता है चाहे डिब्बा होता है, उसकी हम बात करें, उसमें क्या होता है, कह रहा है इसी तरह के एक काले बैग में सुइयाँ, ब्लेड,
कांच की बोतलें, इंजेक्शन आज जो हम डिस्पोजल चढ़ाते हैं तमाम प्रकार के, जैसे उसके रूप में हमारा नीडल हो गया, फिर जो बोतल चढ़ाते हैं वो हो गया, जो उससे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको हम सारे को हम काले बैग में रखने का प्रयास करते हैं। लर्नर्स, इसके अलावा भी हमें जानना जरूरी है कि अस्पताल में एक रजिस्टर भी होना ज़रूरी होता है, इसलिए कि मेडिकल जो हमारा वेस्ट ले जाने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर करवाए जाएं। अस्पताल से निकलने वाले इन कूड़े को बायो मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाना चाहिए, अर्थात जितने भी सारे कहीं भी नहीं, उनको एक विशेष स्थान पे जो बायो मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट एक प्लांट होता है वहाँ पे इसको भेजा जाना चाहिए, जहाँ पर इन तीनों बैगों के कूड़े करकट को हाइड्रोक्लोराइड एसिड में साफ किया जाए और जिससे कि इनके कीटाणु मर जाएं। इसको ये कह रहा है हाइड्रोक्लोराइड एक एसिड आता है, उसको हम इसे धो दें, चाहे सैनिटाइज कर दें। इस तरीके से अगर करते हैं तो उसके जितने भी कीटाणु होते हैं मर जाते हैं। कह रहा है लर्नर, ऑटो ब्लड स्लेटर से कूड़े में से निकलने वाली सुइयों को काटा जाता है। इसको ऐसे नहीं, जो ऑटो स्लेटर जो एक ब्लड होता है उससे कूड़े के जो पन्नी होती है चाहे प्लास्टिक हो तो उससे फाड़ा जाता है, काटा जाता है, जिससे कि इनको दोबारा प्रयोग में न लाया जा सके। कह रहा है इसके बाद कूड़े में से कांच, लोहा, प्लास्टिक जैसी चीज़ों को अलग कर लिया जाता है। शेष बचे हुए कूड़े कचरे को प्लांट में डालकर उसे केमिकल मिलाकर नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा करने से बायोमेडिकल कचरे के दुरुपयोग और इससे वातावरण से होने वाले नुकसान और स्वास्थ्य में आने वाली तमाम प्रकार की जो व्यवधान जो हमें झेलना पड़ता है, जिससे हम बच सकते हैं। तो लर्नर, हमने यहाँ पे देखा कि लाल, पीले व काले रंग के जो बैग होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाय लर्नर्स, अब इस करंट पेज को देख रहे होंगे। जो हमारी इस वीडियो का अंतिम हेडिंग है वो है बायो मेडिकल कचरे का निपटान और प्रबंध। कैसे हम इसका जो हमारा बायो मेडिकल कचरा है इसको कैसे निपटान करते हैं, कैसा प्रबंध करते हैं, जो ज़रूरी है भी और होना भी चाहिए। लर्नर्स, बायोमेडिकल कचरे में तरह तरह के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उन्हें नष्ट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, लेकिन नष्ट करने से पहले उन्हें भी कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है ताकि उनसे कोई इन्फेक्शन ना फैले। इसलिए विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करने से पहले उन्हें रोगाणु मुक्त करना पड़ता है, अर्थात उनको रोगों से मुक्त करना पड़ता है। जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन में भी स्पष्ट है, निर्देश है कि बायोमेडिकल वेस्ट रोज नष्ट कर दिए जाने चाहिए। अर्थात ये सारी चीज़ें ये नहीं है कि अस्की से चाहे किसी भी कारण बस ये कह दें कि हम कल नहीं, ऐसे नहीं, उसको ऑन द स्पॉट जिस दिन है उसी दिन इसको डिस्पोज कर दीजिए। इसके लिए सिरिंज, सुई व बोतल आदि को ऑन द स्पॉट डिस्पोज करके यानी उनके तुरंत बाद नष्ट करने के अलग अलग थैलियों में डालकर डिस्पोज तक पहुंचाना चाहिए। इसके विपरीत हकीकत यह भी है कि अस्पताल के नए वार्डों और ऑपरेशन थिएटरों के कचरे को खुली ट्रालियों के माध्यम से ले जाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुली ट्रालियों से नहीं ले जाना चाहिए। कह रहा है इनमें से रक्त तथा अन्य कचरे रास्ते में भी गिर जाते हैं और इससे अस्पताल में मरीजों और उनसे परिजनों को संक्रमण की संभावनाएं बनी रहती हैं। अर्थात साफ और सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने के लिए भी हमको सावधानी बरतनी होगी, ताकि एक भी सिरिंज चाहे एक भी ब्लड का बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये संक्रमित होता है। कह रहा है जब प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान, अलग अलग 3 के साथ मैं चर्चा करूंगा। जब प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान करना हो तो प्लास्टिक अपशिष्ट को नष्ट करने से पहले कटर से काट कर 1% ब्लीचिंग पाउडर सिल्यूलेशन में 1 घंटे तक रखा जाता है ताकि वह रोग मुक्त हो जाए और उसके बाद इस तरीके से उसको अपशिष्ट के रूप में यूज़ कर दिया जाए, फेंक दिया जाता है। इसी तरीके से यदि तरल अपशिष्ट को यदि हमें डिस्पोज करना हो तो उस पर समान मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर का घोल डालकर 30 मिनट तक रखा जाना चाहिए, उसके बाद ही नष्ट कर देना चाहिए। कह रहा है इस्तेमाल करने के बाद बची हुई खराब हुई खून की थैली को नष्ट करने से पहले उन्हें छेद करके उसमें
5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का बिलियन में 1 घंटे तक रखा जाना चाहिए। अर्थात जो ब्लड हम लोगों को चढ़ता है, जो मरीज को चढ़ाया जाता है, उसको यूं ही नहीं जो ब्लड आया है वो और जो फिर मतलब उसको इसी तरह फेंक दिया जाए, उसको भी डिस्पोज करने के भी तरीके हैं, जिसको 5% सोडियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड के बिलियन में 1 घंटे तक रखा जाए ताकि उसमें जो भी कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए। तो इस तरीके से डिस्पोज करने के तरीके भी अलग अलग हैं। लर्नर्स, हम चर्चा करते हैं आगे इसी वीडियो में। कह रहा बायोमेडिकल जो वेस्ट के नियम का उल्लंघन करने वालों की सूची स्थानीय राज्य सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास होती है। कौन कौन से लोग इस तरीके से कार्य करते हैं, डिस्पोज करने में सावधानी नहीं बरतते हैं, ये प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड होता है उसके पास होती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों, चाहे वह सरकारी हो या निजी हो, किसी भी प्रकार का नर्सिंग होम हो, या इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को भी इसके लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए और अपनी प्राथमिकता में शामिल करना चाहिए। ये जो चीज़ है डिस्पोज करते समय सावधानी नहीं बरती जाती है, लेकिन प्रत्येक सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय रहते यदि हम इसे कोई दीर्घकाल और टिकाऊ योजना नहीं बनाई तो हम हर साल हर शहर और गली कूचे की हालात नरक से बदतर होती जाएगी और नई नई बीमारियों को हम बुलाते रहेंगे और इस तरीके से अपना ही जीवन हम अपने ही खपा डालेंगे और अपना जीवन नष्ट हो जाएगा। तो डिस्पोजिंग पॉइंट में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। सो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू। इस बायोमेडिकल कचरे के निपटान और प्रबंध में हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। जैसे कि पहला मैं बात करना चाह रहा हूँ, कचरे को बंद वाहनों में ही ले जाना चाहिए। मिश्रित कचरे को अलग अलग करके निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका निस्तारण करना चाहिए। दूसरा नंबर है, कचरे को जलाकर नष्ट करने के बजाय उसकी रिसाइकिल करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा है, बायोमेडिकल और इंडस्ट्रियल कचरे को शहरी कचरे में नहीं मिलाना चाहिए। जो चौथा है, जगह जगह पर कचरा पात्र रखे जाने चाहिए जहां से कचरा नियमित रूप में उठाने में व्यवस्था हो। पांचवा है, ठोस कचरा प्रबंध की जानकारी के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। छठवां है, व्यक्तियों के द्वारा कचरा उठाकर डालने की प्रक्रिया पूर्णतः प्रतिबंधित होनी चाहिए। सातवां है, लैंडफिल साइट पर बायोमेडिकल कचरा न डालें। यदि लैंडफिल पर कचरा डालना भी हो तो कचरा डालते ही तत्काल 10 किलोमीटर की मिट्टी तक बिछा देनी चाहिए। आठवां जो लर्नर्स यहाँ बताने का हम प्रयास करेंगे, अस्पतालों को भी बायोमेडिकल कचरा निपटान के नियमों का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए और इसमें प्रत्येक लोगों की जिम्मेदारी बनती है। वह देश जिसके लिए सारा कार्यक्रम हैपनिंग होता है, उस प्रत्येक लोगों की इनको सारी प्रक्रियाओं को करना चाहिए। यह प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो बनता है कि हर जगह स्वच्छ और साफ रखना हमारा कर्तव्य है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न होने से हम पहले ही उसका निदान प्राप्त कर लें। हाय लर्नर्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।